अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रिनोवेशन में कथित अनियमितताओं के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को ऑडिट करने के लिए कहा गया है। केंद्र के इस फैसले के बाद कैग विशेष ऑडिट शुरू कर रहा है। इसके बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबानी जंग शुरू हो गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल के 24 मई को प्राप्त एक पत्र पर गौर करने के बाद विशेष कैग ऑडिट की सिफारिश की। पत्र में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण में घोर और प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। एमएचए ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कैग ऑडिट के आदेश दिए हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय को 24 मई को लिखे पत्र में उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा था कि कथित अनियमितताओं को मीडिया ने उजागर किया था, जिसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल को फिर से 12 मई को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण के नाम पर नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन का विवरण दिया है। पत्र में कहा गया है कि शुरुआती प्रस्ताव में मुख्यमंत्री आवास में अतिरिक्त इमारत उपलब्ध कराने का था, लेकिन बाद में मौजूदा इमारत को ध्वस्त करने के बाद पूरी तरह से नए निर्माण के प्रस्ताव को मंत्री ने मंजूरी दी। पत्र में कहा गया कि निर्माण कार्य की शुरुआती लागत 15 से 20 करोड़ रुपए थी, जो समय समय पर बढ़ती गई। पत्र में कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 52 करोड़ 71 लाख 24,570 रुपए यानी लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो शुरुआती अनुमान से 3 गुना से अधिक है। केंद्र के इस रुख के बाद आम आदमी पार्टी ने एक तीखा बयान जारी कर केंद्र के कदम की निंदा की। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से हताशा का संकेत मिलता है, क्योंकि बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में हार का अंदेशा है। जहां तक मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण के संबंध में खर्चों की कैग से जांच की बात है, तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ये पिछले साल ही की जा चुकी है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं का कोई सबूत नहीं मिला। पार्टी ने यह भी दावा किया कि अडानी से जुड़े बड़े घोटालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये कदम और शराब कांड जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने से बीजेपी के अंतर्निहित एजेंडे का पता चलता है। अगर प्रधानमंत्री में वास्तव में साहस है तो उन्हें एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अडानी घोटाले की व्यापक जांच का आदेश देना चाहिए। बीजेपी ने इस कदम का स्वागत किया। बीजेपी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैग देश की सबसे प्रतिष्ठित लेखा परीक्षा संस्था है। जांच से जल्द पता चल जाएगा कि किसके दबाव में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कानूनों का तो उल्लंघन नहीं किया, मुख्यमंत्री के लिए आलीशान बंगले का निर्माण किया, जबकि वे केवल टाइप 7 बंगले के पात्र थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों की तैयारी बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की है। इसे लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली बैठक पटना में हो चुकी है, जिसमें विपक्षी एकता के एजेंडे पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम दल पीएम मोदी के खिलाफ एक साथ आ गए हैं। हकीकत है, जो विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे हैं, उनमें से अधिकांश घोटालों में फंसे हैं। कुछ जेल जा चुके हैं तो कुछ जमानत पर हैं और कुछ से पूछताछ की जा रही है। विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ वैसे तो कई मामले दर्ज हैं और अलग अलग कोर्ट में इन पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा मामला है नेशनल हेराल्ड का, जिसमें गैर कानूनी तरीके से अधिग्रहण का आरोप है। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में जेल जा चुके हैं। वहीं कुछ और नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। दिल्ली के एलजी कई मामलों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे चुके हैं। केजरीवाल से सीबीआई शराब घोटाला मामले में पूछताछ भी की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसे विपक्ष ममता बनर्जी को घेरने के लिए इस्तेमाल करता ही है। ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षा घोटाला में जेल में हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के बड़े नेता एनसीपी के चीफ शरद पवार के करीबी भी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके हैं। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हुए थे। उनके अलावा डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप है।
वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ हो चुकी है। इन विपक्षी नेताओं के अलावा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। पूर्व मंत्री अनिल परब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरजेडी चीफ लालू यादव को सजा मिल चुकी है। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं झारखंड के सीएम और जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मोदी सरकार ने जब फ्रांस सरकार के साथ राफेल की डील की थी, तब कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पूरी पार्टी संसद से सड़क तक ये साबित करने में जुटी रही कि राफेल सौदे में बड़ा घोटाला हुआ है। कांग्रेस फिर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। अब मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ प्रेडेटर ड्रोन का सौदा किया है, तो कांग्रेस को इसमें भी घोटाले की गंध आने लगी। ये सौदा पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान किया गया और प्रेडेटर ड्रोन को दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। कांग्रेस ने प्रेडेटर ड्रोन के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज प्रचार पवन खेड़ा ने ड्रोन की कीमत और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में बिना डील पास होने पर सवाल उठाए। खेड़ा ने कहा कि जो राफेल डील में हुआ था वही प्रेडेटर ड्रोन की खरीद में दोहराया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस प्रेडेटर ड्रोन को दुनिया के बाकी देश 4 गुना कम कीमत पर खरीद रहे हैं, भारत उसे ऊंची कीमत पर खरीद रहा है। इस रक्षा सौदे को 15 जून 2023 को मंजूरी दी गई। खेड़ा ने कहा कि राफेल सौदे में जो हुआ वह अमेरिका के साथ प्रेडेटर ड्रोन सौदे में दोहराया जा रहा है। दूसरे देश उन्हीं ड्रोन्स को 4 गुना से भी कम कीमत पर खरीद रहे हैं, लेकिन भारत 31 प्रेडेटर ड्रोन 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। हम 880 करोड़ रुपए में एक ड्रोन खरीद रहे हैं। मोदी सरकार की अति महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान और दूसरे देश से ड्रोन की खरीद पर सवाल उठाते हुए खेड़ा ने कहा, कहां गया मेक इन इंडिया? आपने रुस्तम और घातक जैसे ड्रोन्स के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को 1786 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। फिर आपने ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका को 25,000 करोड़ रुपए क्यों दिए? खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए ड्रोन को पुरानी तकनीक और अमेरिका का वेस्ट मटेरियल करार दिया। कहा, हम जब किसी बेकार चीज को बेचते हैं तो उन्हें मूल से अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। क्या इस ड्रोन की खरीद में कोई चुनावी बॉन्ड या पेगासस की कम्प्लीमेंट्री डील हुई है? इस डील के तहत कुल 31 ड्रोन, 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन ड्रोन की खरीद शामिल है, जो अमेरिकी ऊर्जा और डिफेंस कॉरपोरेशन जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए हैं। मोदी सरकार के साथ अमेरिकी कंपनी के करीबी संबंधों पर सवाल उठाते हुए खेड़ा ने कहा, हम जानते हैं कि मोदी सरकार में किस शख्स के जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और सीईओ ने सरकार के इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कितनी बैठकें की। खेड़ा ने सरकार में एक व्यक्ति पर निशाना साधते हुए उन्हें ड्रोनाचार्य कहा। 31 हथियार युक्त ड्रोन MQ-9B रीपर ड्रोन, जिन्हें प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है, की औपचारिक अधिग्रहण प्रक्रिया जुलाई की शुरुआत में होगी। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इस रक्षा डील की कीमत और अन्य नियम और शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं और उसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और पूरी प्रक्रिया अभी बातचीत के अधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। समान नागरिक संहिता पर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और लालू यादव से लेकर कांग्रेस तक इसके खिलाफ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों को किनारे लगाकर यूसीसी का समर्थन कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से वह यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन सभी धर्म संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 भी इसका समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, इसलिए स्टेक होल्डर्स से आम सहमति बनानी चाहिए। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए बयान के बाद देश में इसे लेकर राजनीति गर्म है। उन्होंने भोपाल में देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा था।
पीएम मोदी ने कहा था कि 2 कानून होने से घर नहीं चलता। ऐसे में दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम मोदी के बयान पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी राजनीति बताया था। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने यूसीसी को लेकर देश और परिवार की तुलना को गलत बताया। पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए राष्ट्र को परिवार के बराबर बताया। सामान्य रूप से देखने पर यह तुलना सही लग सकती है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। चिदंबरम ने परिवार और राष्ट्र में अंतर बताते हुए लिखा कि एक परिवार खून के रिश्तों से एक धागे से बंधा होता है, जबकि एक राष्ट्र संविधान के तहत एक साथ आता है, जो एक राजनीतिक कानूनी दस्तावेज है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि परिवार में भी विविधता होती है। भारत के संविधान ने भारत के लोगों के बीच विविधता को, बहुलता को मान्यता दी है। चिदंबरम ने कहा कि समान नागरिक संहिता इच्छा है और इसे किसी एजेंडे के तहत बहुसंख्यक सरकार के जरिए लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। पीएम मोदी को ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि यूसीसी एक सामान्य प्रैक्टिस है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि इस समय ये संभव नहीं है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि भाजपा की कथनी और करनी के कारण आज देश बंटा हुआ है। लोगों पर यूसीसी थोपना इस विभाजन को केवल और बढ़ाएगा। उन्होंने लिखा कि यूसीसी के पक्ष में प्रधानमंत्री का मजबूती से बोलना उद्देश्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, हेट क्राइम, भेदभाव और राज्यों के अधिकारियों को नकारने से ध्यान भटकाना है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा और लिखा कि बीजेपी शासन देने में फेल हो चुकी है, जिसके बाद अगला चुनाव जीतने और वोटर्स का ध्रुवीकरण करने के लिए यूसीसी का मुद्दा लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अजीत पवार के पर कतरना शुरू कर दिया था। ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब एनसीपी के पोस्टर से अजीत पवार का पत्ता काट दिया गया है। ये अजीत पवार के लिए झटका तो है ही, लेकिन इससे साफ है कि एनसीपी की हालत भी ठीक नहीं है और पार्टी आंतरिक गुटबाजी में फंस कर रह गई है। यही वजह है कि जिस दिन विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने शरद पवार पटना गए थे, उस दिन महाराष्ट्र में अजीत पवार ने एकला चलो का गीत गाना शुरू कर दिया था। इसके बाद नेता विपक्ष का पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करने की इच्छा जता दी थी। दिल्ली में एनसीपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है, जिसके लिए पार्टी के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में शरद पवार के भतीजे और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का चेहरा नहीं है। अपने भतीजे के अनुरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शरद पवार ने कहा कि ऐसा निर्णय एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जा सकता और पार्टी के प्रमुख नेता इस पर निर्णय लेने के लिए बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अजीत सहित प्रमुख नेता एक साथ बैठेंगे और वे इस पर निर्णय लेंगे। आज पार्टी में हर किसी के पास संगठन में काम करने की भावना है और उन्होंने उसी भावना पर विचार किया। शरद पवार ने हाल ही में अपनी बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अन्य राज्यों के लिए प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधायक ने कहा था कि वह पार्टी के लिए काम करेंगे और उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। माना जा रहा है कि अजीत पवार की नजर महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद पर है। इसी वजह से छगन भुजबल ने भी इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार अभी विपक्षी एकता का ताना बाना ही बुन रहे हैं और इधर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वे अकेले लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे। मतलब ये साफ हो गया कि विपक्षी एकता का जो खेल पटना से शुरू हुआ, उससे केजरीवाल ने खुद को अलग कर लिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि हम चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए कहेंगे, केंद्र का अध्यादेश आपके खिलाफ है। संदीप पाठक ने दिल्ली और हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद कहा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की जरूरत है, लेकिन ये कांग्रेस के रवैये पर निर्भर करता है। दरअसल पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा था कि कांग्रेस ने दिल्ली के अध्यादेश को लेकर रुख साफ नहीं किया।
तो ऐसे में कांग्रेस जिस किसी भी बैठक का हिस्सा होगी उसमें हम शामिल नहीं होंगे। विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अध्यादेश पर फैसला सदन में होता है, सत्र के शुरू होने से पहले बैठक की जाती है। खड़गे ने यही बात बैठक में भी दोहराई थी, लेकिन बैठक में केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं से उलझ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। उसके बाद से लेकर अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग काफी तीखी हो गई है। संदीप पाठक ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी दलों को खत्म करना चाहती है। इसको लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसीज का दुरुपयोग किया है। सीएम नीतीश कुमार की मेजबानी में हुई बैठक के बाद विपक्षी दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि विपक्षी दल आगे की रणनीति को लेकर हिमाचल प्रदेश में शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच एक दिन की बैठक कर सकते हैं और इस पर पाठक ने कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने का फैसला अरविंद केजरीवाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चीन के साथ समझौता करने वाली, चीन से चंदा लेने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनकी गतिविधियां देश विरोधी होती हैं। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने देश के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ बैठक की थी। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर जारी कर राहुल गांधी की कारगुजारियों की पोल खोल दी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यूएस में राहुल के साथ सुनीता विश्वनाथ बैठी थीं। ये पहले भी सामने आ चुका है कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम कर रहा है और सोरोस से सुनीता विश्वनाथ के भी संबंध हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे, इसकी जानकारी उन्हें देश को देनी चाहिए। सोरोस के भारत विरोधी विचार किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में राहुल का भारत के बाहर भारत विरोधी लोगों से मिलना क्या दर्शाता है, ये भी उन्हें बताना चाहिए। स्मृति ने दावा किया कि जॉर्ज सोरोस और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं है, पुराना है। एक पब्लिकेशन में स्पष्ट हुआ कि सलिल सेठी नामक एक सज्जन जो ओपन सोसाइटी के ग्लोबल अध्यक्ष हैं, वो जॉर्ज सोरोस के संस्थान के साथ हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। राहुल की अमेरिका यात्रा बीजेपी की तरफ से उन पर किए गए एफआईआर से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी बीजेपी को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। समान नागरिक संहिता के सवाल पर एकजुट होने से पहले विपक्ष बंटने लगा है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ यूसीसी का समर्थन कर दिया। अब नीतीश कुमार भी अरविंद केजरीवाल की भाषा बोलने लगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और नीतीश कुमार समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि सबको साथ मिलकर सलाह मशविरा करके यूसीसी पर आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ जेडीयू नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी यूसीसी को इसलिए मुद्दा बना रही है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। इसके पहले यूसीसी पर आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने भी अपनी पार्टी का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता के समर्थन में है, लेकिन सभी धर्म संप्रदायों के साथ इसे लेकर चर्चा करने के बाद एक आम सहमति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधा कि 2 कानून होने से घर नहीं चलता, तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। चिदम्बरम ने कहा कि परिवार खून के रिश्तों के धागों से बंधा होता है, जबकि राष्ट्र संविधान से चलता है। उन्होंने जिक्र किया कि संविधान लोगों के बीच विविधता और बहुलता की मान्यता देता है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी को इन सांप्रदायिक शिल्पकारों से मुक्त कराने का समय आ गया, क्योंकि ये किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। पीएम मोदी ने यूसीसी को जरूरी बताते हुए कहा था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। पीएम ने कहा था कि हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या ये परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।
उन्होंने कहा था कि ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वे मुसलमान करते हैं। अगर वास्तव में मुसलमानों के हित में काम कर रहे होते तो मुस्लिम परिवार शिक्षा और नौकरियों में पीछे नहीं होते। Bureau Report, News of India.